जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की तैयारी के क्रम में आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे एम्ब्रियो एंड प्लेसेंटा के विषय पे बात करने वाला हूं। ये आपका सिलेबस का टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों के विषय में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आपका एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो का विकास कैसे होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा क्या कार्य करता है और कैसे प्लेसेंटा से ही पूरे एम्ब्रियो का पोषण होता है। आज के इस वीडियो में मैं इन दोनों टॉपिक के विषय में डिटेल से बात करूंगा। सबसे पहले आपके सामने दो शब्द लिखे मिल रहे होंगे, एक आपका एम्ब्रियो, एक आपका प्लेसेंटा। सबसे पहले हम यही समझने का प्रयास करते हैं कि आपका एम्ब्रियो क्या होता है और आपका प्लेसेंटा क्या होता है। उसके बाद हम धीरे धीरे इस पूरे टॉपिक को डिटेल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्ब्रियो के विषय में। देखिए, एम्ब्रियो मतलब हिंदी में इसका मतलब होता है भ्रूण। भ्रूण की बात करें तो गर्भाधान के बाद अंडे से विकसित होने वाला जो हिस्सा होता है वही आपका क्या होता है, एम्ब्रियो। वहीं प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा जो होता है वह गर्भ अवस्था के दौरान मां के गर्भ में विकसित होने वाला अंग है। जो प्लेसेंटा जो होता है ये भ्रूण को पोषण देता है, ऑक्सीजन देता है। लेकिन बस इतना तो नहीं होता होगा, बस इतनी जानकारी तो अगर इतनी सी बात है तो आपके सिलेबस में नहीं दिया होगा, क्योंकि इसके विषय में डिटेल जानकारी हमको चाहिए। अगर इतना ही होता तो आपके सिलेबस में ये क्यों देता। तो इसके विषय में हम थोड़ा और जानकारी प्राप्त करते हैं कि भ्रूण कैसे बनता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है और उसके बाद प्लेसेंटा जो होता है ये प्लेसेंटा का विकास कैसे होता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं और उसके साथ साथ जो प्लेसेंटा होता है ये कैसे हार्मोन्स उत्सर्जित करता है और कैसे जो आपका एम्ब्रियो होता है उसको ऑक्सीजन देता है और उसको पोषण पदार्थ देता है। इन सभी के विषय में हम अब डिटेल से एनालिसिस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आपका जनन अंग होता है जिसमें आपके मेल में शुक्राणु पाए जाते हैं और फीमेल में अंडाणु पाए जाते हैं और इन दोनों को युग्मक कहा जाता है। जो आपका मेल का युग्मक होता है उसे शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, और जो आपका फीमेल का युग्मक होता है उसे अंडाणु कहते हैं। जब आपका अंडाणु और शुक्राणु दोनों साथ मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है उस समय? निषेचन। और जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो क्या होता है, तब जाइगोट का निर्माण होता है और इसे ही हम युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज से ही आपका क्या होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है और एम्ब्रियो से ही आपका फीटस बनता है और फीटस से ही आपका क्या बनता है, बेबी बनता है। ये एक पूरा प्रोसेस है। अब इस पूरे प्रोसेस को हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, जो आपका असली फिगर होता है उसके माध्यम से समझते हैं। मैंने आपको इससे पहले मासिक धर्म का एक वीडियो दिया था और उसमें बताया था कि जो मासिक धर्म का तीसरा चरण होता है जो कि आपका 14वें दिन स्टार्ट होता है, 14वें दिन शुरू होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अंडोत्सर्जन कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन में क्या होता है कि जो आपका अंडा होता है, अंडा जो होता है वो क्या होता है, हम इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। जो आपका ओव्यूलेशन होता है जो कि आपका तीसरा चरण होता है, मासिक धर्म के 14वें दिन आता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं। एक मिनट मैं आपको पूरा फिगर के माध्यम से देखिए, यहाँ पे ये अंडाशय है। यहाँ से जो आपका 14वां दिन होता है, मासिक धर्म चक्र का जो 14वां दिन होता है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका अंडाणु निकलते हैं। अंडाणु कहाँ से निकलते हैं, अंडाशय से निकलते हैं। और यहाँ से अंडाणु निकलने के बाद क्या होता है, ये आपकी फ्लोपिन ट्यूब में जो आपकी अंडवाहिनी होती है यहाँ पे आकर के रुक जाते हैं। यहाँ पे आके रुकने के बाद वो इंतजार करते हैं, किसका इंतजार करते हैं, स्पर्म का इंतजार करते हैं कि अब आए तो निषेचन की क्रिया संपन्न हो। अब क्या होता है, जब यहाँ से जो आपका शुक्राणु आता है, शुक्राणु जब आता है और वो इस अंडवाहिनी में आकर के अंडाशय से मिलता है, शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है। और जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो क्या होता है, तब आपका युग्मनज का निर्माण होता है, तब आपका जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट जो आपका होता है वो एक एक दिन करके धीरे धीरे करके क्या करते हैं, वो इस गर्भाशय में आने का प्रयास करते हैं। और जब इस गर्भाशय में आ जाते हैं तब वहाँ से बच्चे का जो पूरा विकास होता है और जो
आपका प्लेसेंटा होता है वह यहाँ गर्भाशय में बनने का पूरा क्रम उसका शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इस अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं और उसके साथ साथ स्पर्म के साथ जब ये अंडाणु मिलते हैं तब आपका निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन होने के बाद क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। ये पूरा आपका प्रोसेस होता है और इस पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे कि कब आपका एम्ब्रियो का निर्माण होता है और कब आपका प्लेसेंटा का निर्माण होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे कि आपका अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं, स्पर्म आता है, निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया के बाद से हम समझते हैं। देखिए निषेचन की जो क्रिया होती है उसमें कौन कौन साथ देता है, उसमें अंडाणु होते हैं और स्पर्म होते हैं। दोनों जब आपस में मिलते हैं तब निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की जो क्रिया होती है ये 24 से 48 घंटे में हो जाती है और निषेचन की क्रिया के बाद क्या होता है, ये आपका जाइगोट का निर्माण होता है। अब निषेचन का जो कारण होता है, निषेचन संपन्न होने के बाद क्या होता है, ये जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट जो होता है मैं आपको एक फिगर के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। यहां पे आप देख रहे हैं ये जो फिगर बना है ये जाइगोट है। क्या है, जाइगोट का फिगर है और इसके बाहरी तरफ आप जो देख रहे हैं, बाहरी आवरण जो देख रहे हैं, ये बाहरी आवरण होता है और बाहरी जो आवरण होता है इसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। एक बार हम दोबारा बताते हैं, जो आपका जाइगोट होता है, जाइगोट का जो बाहरी आवरण होता है उस बाहरी आवरण को हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो जाइगोट होता है इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, तो जाइगोट में आपके 46 गुणसूत्र होते हैं। तो जाइगोट यहां से बन गया। निषेचन के बाद क्या बनता है, प्रश्न पूछा जाता है कि निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है, तो निषेचन के बाद आपका जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का जो बाहरी परत होता है उसको क्या कहा जाता है, उसका आपको जोना पेलुसिडा कहा जाता है। और उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका जाइगोट होता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। अब कुछ घंटे के बाद जो आपका जाइगोट होता है इसका विदलन होता है, क्लीवेज होता है। अब आपके सामने एक शब्द और मिलेगा, विदलन क्या होता है, क्लीवेज क्या होता है, इसको भी समझाइए। जाइगोट के विदलन का मतलब क्या होता है, जाइगोट के क्लीवेज का मतलब क्या होता है, इसको समझाइए। और जो आपका विदलन होता है, जो आपका क्लीवेज होता है, ये कब होता है, कुछ घंटे के बाद। जाइगोट बनने के कुछ घंटे बाद क्या होता है, विदलन का कार्यक्रम शुरू होता है। विदलन का मतलब होता है कि कोशिका का विभाजन होता है और इस की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन जो कोशिका का आकार होता है ये बढ़ता नहीं है। मान लीजिए ये आपका जो जाइगोट है, जाइगोट में एक कोशिका है। अब एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी, 2 से 3 बनेगी, 3 से 4 बनेगी, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 8। ये ऐसा प्रोसेस होता रहेगा, लेकिन इसके आकार में वृद्धि नहीं होगी। ये इसमें जो संख्या है, संख्या में वृद्धि होगी लेकिन आकार में वृद्धि नहीं होगी। और ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका विदलन कहलाता है, क्लीवेज कहलाता है। और ये कब होता है, जाइगोट बनने के कुछ घंटे की बाद की यह प्रक्रिया है। तो हमने देखा निषेचन हुआ, निषेचन का कारण क्या हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट बना, उसके कुछ देर बाद इसमें विदलन स्टार्ट हुआ, क्लीवेज स्टार्ट हुआ और क्लीवेज होने के बाद इसमें दो कोशिका बन गई, इसमें 2 सेल बन गए। एक बार हम दोबारा समझते हैं। हमने देखा अभी तक कि निषेचन की क्रिया के बाद आपका जाइगोट बना। जाइगोट में प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका जाइगोट होता है इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। जाइगोट की जो बाहरी परत होती है उसको जोना पेलुसिडा कहा जाता है। अब हमने यहाँ पे देखा कि कोशिका जो आपका जाइगोट बना था, जाइगोट बनने के कुछ घंटे बाद इसमें विदलन स्टार्ट हो गया, इसमें क्लीवेज स्टार्ट हो गया। और क्लीवेज जब स्टार्ट हुआ तो एक कोशिका थी, एक कोशिका से आपकी 2 कोशिका बनी और जब 2 कोशिका बनी तो इसको कोरक कहा गया। क्या कहा गया, इसको कोरक कहा गया। कोरक जब आपका हुआ, इसमें 2 कोशिकाएं होती हैं। कोरक से आपका 2 कोशिका से आपका 4 कोशिका बनी, 4 कोशिका से आपका 8 कोशिका का निर्माण हुआ और आज 8 कोशिका से आपका 16 कोशिका का निर्माण हुआ। तो एक प्रोसेस से यह निर्माण हुआ। पहले हमने देखा कि इसमें 1 कोशिका थी, 1 से 2 कोशिका बनी, 2 से आपका 4 कोशिका बनी, 4 से 8 कोशिका बनी और 8 से 16 कोशिका बनी। और जब 16 कोशिका बनी तो इस पूरे प्रोसेस को, जो आपका 16 कोशिका जहां पे बना है उसको क्या कहा जाता है, इसको मोरूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोरूला कहा जाता है। और एक कोशिका से
4 कोशिका बनने में कुल 3 से 4 दिन का समय लगा। कितना समय लगा? 3 से 4 दिन का ये समय लगा। कोरक से लेकर के मोरुला बनने में कितना समय लगा? ये आपका 3 से 4 दिन का एक प्रोसेस होता है और ये बनता है। एक बार हम दोबारा समझते हैं। दोबारा हमने ये देखा कि जायगोट का निर्माण हुआ और जायगोट बनने के बाद कुछ घंटे बाद इसमें विदलन स्टार्ट हुआ। विदलन होने के बाद एक कोशिका से 2 कोशिका बनी और जब 2 कोशिका बनी तो उसको कोरक कहा गया। कोरक के बाद हमने देखा कि 4 कोशिका बनी, 4 कोशिका से 8 कोशिका बनी, 8 कोशिका से 16 कोशिका बनी और जब 16 कोशिका बनी तो उसको मोरुला कहा गया और कोरक से मोरुला बने तक 3 से 4 दिन का समय लगा। अब हम बात करते हैं मोरुला के विषय में। मोरुला आपका बन गया, 3 से 4 दिन का इसमें समय लगा और मोरुला जो होता है यह सातूत के समान कोशिका का एक गुच्छा होता है। आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ये आपका पूरा जायगोट का प्रोसेस है और जायगोट में एक कोशिका पहले थी, 1 से 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनी और ये आप जो देख रहे हैं गुच्छे नुमा संरचना, यही आपका सहतूत के समान कोशिका का गुच्छा होता है। इसके बाद मोरुला का निर्माण के बाद 3 से 4 दिन गर्भ में मुक्त रूप से यह रहता है। कौन रहता है? यह आपका मोरुला। अब ने देखा कि एक कोशिका कोरक, जब 2 कोशिका बनी तो कोरक कहा गया और इसी तरह 16 कोशिका बनी जिसको मोरुला कहा गया। अब मोरुला जब बना तो मोरुला गर्भ में जाता है जहां गर्भ के दीवारों से इसे ग्लाइकोजन प्राप्त होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? ये प्रोटीन होता है। कहां से प्राप्त होता है? गर्भ की दीवारों से प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? मोरुला का प्राप्त होता है। और यह क्या करता है? यह आपका तब ये जो 16 कोशिकाएं मोरुला में थी, अब ये क्या हो गई? अब इसमें 32 कोशिकाएं हो गई। कितनी कोशिका हो गई? 32 कोशिका हो गई। ग्लाइकोजन जब प्राप्त हुआ मोरुला को तो ये और विकास हुआ। अब 16 से 32 कोशिका हो गई। जब 32 कोशिका हो गई तब इसको ब्लास्टोसिस कहा गया। 32 कोशिका जब हो गई तो इसको ब्लास्टोसिस कहा गया। एक बार दोबारा से, जब इसमें 16 कोशिका थी तब इसको मोरुला कहा गया और 16 से जब 32 कोशिका हो गई तब इसको ब्लास्टोसिस कहा गया। अब इसमें कितनी कोशिका हो गई? अब इसमें 32 कोशिका हो गई और इसमें जो ग्लाइकोजन प्रोटीन मिला था, ग्लाइकोजन जो मिला था, ये क्या होता है? इससे पोषण प्राप्त होता है। ग्लाइकोजन से क्या होता है? इससे पोषण प्राप्त होता है। किसको पोषण प्राप्त होता है? जो इसमें आपका सेल होता है। सेल को जो आपका ब्लास्टोसिस है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लास्टोसिस में जो कोशिका होती है उसको पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? तो उसको ग्लाइकोजन से पोषण प्राप्त होता है। तो हमने देखा एक कोशिका से 2 कोशिका बनी जिसे हम क्या कहते हैं? कोरक कहते हैं। 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 बनी और 16 जब बना उसको मोरुला कहा गया और 16 के बाद यह 32 बना। जब 32 बना, 32 कोशिका बनी तो इसको क्या कहा गया? इसको ब्लास्टोसिस कहा गया। ब्लास्टोसिस में अगर हम देखें तो ग्लाइकोजन होता है जो पोषण का काम करता है और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो 32 कोशिका हैं, ये 32 कोशिका क्या करती हैं? धीरे धीरे ये जो बाहरी आवरण है, इस बाहरी आवरण के चारों तरफ फैल जाती हैं। क्या करती हैं? कुछ कोशिकाएं जो होती हैं इस बाहरी आवरण के चारों तरफ फैल जाती हैं। ठीक है, इस बाहरी आवरण के चारों तरफ फैल जाती हैं और कुछ कोशिकाएं जो होती है वहां पे एकत्रित हो जाती हैं। वो फैलती नहीं है, वो इसी तरह से एकत्रित हो जाती हैं। अब हम इस फिगर के माध्यम से देखें, जो चारों तरफ इस बाहरी आवरण के चारों तरफ कोशिकाएं फैली हैं, इस कोशिका को एक दूसरा नाम दिया गया और जो यहाँ पे इकट्ठे कोशिका हैं इसको दूसरा नाम दिया गया और यहीं से आपका पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखें, पूरे सिस्टम को देखें तो अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। मैं इतनी देर से जो आपको बता रहा हूँ इसका अब काम यहाँ से शुरू होता है। हमने देखा ब्लास्टोसिस बना। ब्लास्टोसिस बनने के बाद जो इसमें 32 कोशिका बनी थी, ये 32 कोशिका इसके बाहरी आवरण के चारों तरफ कुछ कोशिकाएं फैल गईं और कुछ कोशिका सेंटर में आकर के रुक गईं। अब जो चारों तरफ इस दीवार के चारों तरफ जो कोशिका फैली थी इसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहा गया। जो इस दीवार की चारों तरफ कोशिकाएं फैली थी इनको ट्रोफोब्लास्ट कहा गया और जो आपकी यहाँ पे एकत्रित कुछ कोशिकाएं हो गई इनको इनर मास सेल कहा गया। इनर सेल मास कहा गया। क्या कहा गया? इनर सेल मास। अब यहाँ से आप देखेंगे जो आपने देखा, जो इस ब्लास्टोसिस के
जो इस ब्लास्टोसिस के चारों तरफ कोशिकाएं फैली, दीवार के चारों तरफ कोशिकाएं फैली, इसको क्या कहा गया? इसको ट्रोफोब्लास्ट कहा गया। और इसी ट्रोफोब्लास्ट से क्या होता है? प्लेसेंटा का निर्माण होता है। यही जो चारों तरफ आप देख रहे हैं ना, यही जो आप चारों तरफ ये कोशिकाएं देख रहे हैं, इन्हीं से क्या होता है? इन्हीं से किसका निर्माण होता है? इन्हीं से प्लेसेंटा का निर्माण होता है। और उसके साथ साथ जो आप यहाँ पे कोशिकाएं देख रहे हैं जो एक साथ एकत्रित हुई हैं छोटे छोटे करके, इनसे क्या होता है? इनसे जो आपका एम्ब्रियो होता है उसका शरीर बनता है। क्या बनता है? उसका शरीर बनता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेसेंटा का निर्माण किससे होता है, तो आप क्या बताएंगे कि प्लेसेंटा का निर्माण ट्रोफोब्लास्ट से होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो आपका एम्ब्रियो होता है उसका शरीर किससे बनता है, तो उसका शरीर इनर सेल मास से बनता है। किससे बनता है? इनर सेल मास से बनता है। तो आपने देखा कि एक छोटे से हमने शुरू किया था कि आपकी एक कोशिका थी, एक कोशिका जब आपकी थी और उसको जाइगोट कहा गया। जाइगोट से हमने देखा कि दो कोशिका का निर्माण हुआ। जब दो कोशिका हुई तो उसको हम कोरक कहा। 2 से 4 कोशिका हुई, 4 से 8 कोशिका हुई, 8 से 16 कोशिका हुई, 16 कोशिका जब हुई तब उसको मोरुला कहा गया। और 16 से आपकी कितनी कोशिका हुई? 16 से आपकी 32 कोशिका हुई। 32 कोशिका को क्या कहा गया? ब्लास्टोसिस कहा गया। और ब्लास्टोसिस ही हमने देखा कि जो इसमें ब्लास्टोसिस में जो 32 कोशिकाएं थी वो ब्लास्टोसिस के चारों तरफ फैल गई, कुछ कोशिका, और कुछ कोशिका सेंटर में स्थित हो गई। जो कोशिका चारों तरफ फैली, इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, जो कोशिका चारों तरफ फैली उसको क्या कहा गया? उसको ट्रोफोब्लास्ट कहा गया। और जो आपकी कोशिका सेंटर में आकर के रुक गई उनको क्या कहा गया? उनको इनर सेल मास कहा गया। अब जो कोशिका चारों तरफ फैली जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहा गया, इसी से प्लेसेंटा का निर्माण होता है। और जो कोशिका सेंटर में रुक गई और इसे इनर सेल मास कहा गया, इससे क्या होता है? इससे एम्ब्रियो के पूरे शरीर का निर्माण होता है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक पूरी बात समझ गए होंगे। हमने देखा कि प्लेसेंटा का कैसे निर्माण होता है और कैसे भ्रूण की जो शरीर होता है उसका निर्माण होता है। अब हम इस पूरे प्रोसेस को एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक देख रहे होंगे, ये आपका, यहाँ पे आपका गर्भाशय है, यहाँ पे आपका देख रहे हैं यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो पार्ट है इसको क्या कहा गया है? इसको गर्भाशय कहा गया है। थोड़ा सा हम पेन को और मोटा कर लेते हैं जिससे सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। यहाँ पे गर्भाशय स्थित होता है। इस पार्ट को अगर हम देखें तो अंडाशय कहा गया। और इस पूरी लाइन को जो एक ट्यूब है इसको क्या कहा गया है? इसको फ्लोपिन ट्यूब कहा गया है, अंडवाहिनी कहा गया है। अब हम देखते हैं कि जो आपका होता है मासिक धर्म का जो 14वां दिन होता है जिसमें अंडोत्सर्जन का काम होता है, उसमें आपका जो होता है एवुलेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें अंडा उत्सर्जित होता है और यहाँ पे आकर के रुक जाता है। क्या होता है? यहाँ पे आकर के इस जो आपकी ट्यूब होती है, जो अंडवाहिनी होती है, यहाँ पे आकर के रुक जाता है। और यहाँ पे स्पर्म जब आकर के निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, निषेचन की क्रिया जब संपन्न होती है तो आपका जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के निर्माण के बाद आपका कोशिका 2 भागों में डिवाइड होती है और इसका आकार नहीं बढ़ता है। इसका आकार नहीं बढ़ता है, बस इसकी संख्या बढ़ती है। एक कोशिका होती है, 1 से 2 कोशिका होती है। जब 2 कोशिका हो जाती है तो उसको कोरक कहते हैं। 2 कोशिका के बाद आपका 4 कोशिका होती है। 4 कोशिका से आपका 8 कोशिका होती है, 4 से 8 कोशिका होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4 कोशिका बनी है। 4 कोशिका बनने में कितना समय लगा है? 3 दिन लगा है। ये तीसरा दिन है। 4 कोशिका से 8 कोशिका हुई है, 8 से 16 कोशिका हुई है। और जब 16 कोशिका हो जाती है तो उसको मोरुला कहते हैं। मोरुला जब आपका होता है, इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 4 दिन का समय लगता है। मोरुला से क्या होता है? मोरुला जब आपका बन जाता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ब्लास्टोसिस बनता है। क्या बनता है? उसके बाद आपका मोरुला बनने के बाद आपका
ब्लास्टोसिस बनता है। ब्लास्टोसिस में आपकी कितनी कोशिका होती हैं? 32 कोशिका होती हैं। ब्लास्टोसिस जब आपका बनता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो आपका, कुछ कोशिकाएं ब्लास्टोसिस की दीवार, चार जो आपकी दीवार है, कुछ कोशिकाएं इस पूरे दीवार की तरफ फैल जाती हैं और कुछ कोशिका जो होती हैं, कुछ कोशिका यहाँ सेंटर पे आकर के रुक जाती हैं। जो सेंटर पे रुकती हैं उनको इनर सेल मास कहा जाता है, और जो कोशिका इसके दीवार के चारों तरफ फैल जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। जो ट्रोफोब्लास्ट वाली कोशिका होती हैं वो आपकी क्या करती हैं? वो प्लेसेंटा का निर्माण करती हैं, और जो कोशिका सेंटर में आकर के एकत्रित हो जाते हैं, जिनको इनर सेल मास कहते हैं, वो क्या करती हैं? वो एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं। और उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, और ये जब आकर के यहाँ पे ब्लास्टोसिस इम्प्लांटेशन हो जाता है। कहाँ पे होता है? गर्भाशय में होता है। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो होता है, यहाँ से हम देखते हैं एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा इसमें लग रहा होगा, लेकिन अगर आप एक बार यहाँ तक पूरा प्रोसेस आप समझ लिए हैं तो आपके पूरे जीवन भर इसका काम रहेगा, और पूरे जीवन भर आप इसको नहीं भूलेंगे। और पूरे जीवन अगर आप एनएम बनते भी हैं तब भी इस पूरे प्रोसेस का आपको काम अवश्य दिखेगा। एक एक चीज आपके पूरे जीवन काल में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आप यही ना सोचे कि एग्जाम निकालने तक आपका ये काम नहीं, एग्जाम निकलने के बाद जब आपकी जॉब पे जाएंगे तो आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी अगर आप इस पूरे प्रोसेस को समझ गए होंगे। तो हमने क्या देखा? हमने देखा ब्लास्टोसिस आपका बना, उसमें अगर हमने देखा कि ट्रोफोब्लास्ट होता है। ट्रोफोब्लास्ट आपका प्लेसेंटा का निर्माण होता है, इनर सेल मास होता है, जहां से आपका क्या होता है? भ्रूण की जो शरीर होता है वो बनने का काम होता है। अगर आगे हम देखें तो यहाँ से आपको दो चीज़ें और अब समझनी इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आपका जो होता है प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा जो आता है वो कैसे कार्य करता है, और जो प्लेसेंटा होता है वो कैसे आ करके जो आपका गर्भाशय होता है वहाँ पे एकत्रित होता है। अब हम प्लेसेंटा को जब समझ रहे हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे। इससे पहले का जो वीडियो था, जो कि आपका मासिक चक्र का वीडियो था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के चारों तरफ एक दीवार होती है, इस साइड और इस साइड। इस दीवार को क्या कहा जाता है? एंड्रोमेट्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंड्रोमेट्रियम कहा जाता है। और जो आपका मासिक चक्र का पहला चरण होता है, जिसे हम रजो उत्सर्जन कहते हैं, इसमें ये जो एंड्रोमेट्रियम दीवार होती है टूट जाती है, और इसका जो दूसरा चरण होता है, दूसरे चरण में ये जो 6 से 13 दिन का होता है, ये दोबारा से बनता है। एंड्रोमेट्रियम जो होता है, एंड्रोमेट्रियम जो यहाँ पे स्थित होता है, इस एंड्रोमेट्रियम जो होता है ये क्या होता है? इसके दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? एंड्रोमेट्रियम के दो भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक आपका फंक्शनल एंड्रोमेट्रियम, दूसरा आपका बेसल एंडोमेट्रियम। क्या होता है? फंक्शनल एंडोमेट्रियम और आपका बेसल एंडोमेट्रियम। इन दोनों के काम है, इन दोनों के बहुत ही तगड़े काम है। हमने अभी तक देखा कि जो आपका ब्लास्टोसिस है वो कहाँ पे आ गया है? वो गर्भाशय में आ गया है। गर्भाशय में आने के बाद इसमें जोना हैचिंग करेगा। ब्लास्टोसिस जो आता है ये क्या होगा? जब यहाँ पे गर्भाशय में आ जाएगा तो गर्भाशय में आने के बाद जोना हैचिंग करेगा। अब आपके सामने एक शब्द दिख रहा होगा, जोना हैचिंग। आपने अब जब यह वीडियो स्टार्ट हुआ था तब भी आपके सामने एक बार जोना शब्द आया था, और उसका मैंने आपको एक मतलब बताया था। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपका जायगोट था, जायगोट की जो बाहरी आवरण थी यही क्या था? जोना पेलुसिडा। क्या था? जोना पेलुसिडा ये जायगोट का जो बाहरी आवरण था। लेकिन अभी तक बाहरी आवरण टूटा नहीं है, बाहरी आवरण जैसे था वैसे ही बना हुआ है। लेकिन जब यह गर्भाशय में आता है तो गर्भाशय में आने के बाद यह टूटने लगता है। ब्लास्टोसिस जो होता है यह अपनी बाहरी परत को तोड़ने लगता है, और जो बाहरी परत की तोड़ने की प्रक्रिया होती है उसी को जोना हैचिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को जोना हैचिंग कहा जाता है। एक बार हम दोबारा समझते हैं कि जो आपका ब्लास्टोसिस
होता है वो गर्भाशय में आता है। गर्भाशय में आने के बाद जोना हेचिंग की प्रक्रिया होती है। जोना हेचिंग क्या होता है कि जो आपका ब्लास्टोसिस होता है, ये ब्लास्टोसिस की जो बाहरी परत होती है, बाहरी आवरण होता है, ये अपने आप को तोड़ने लगता है और बाहरी आवरण को तोड़ता जब है उसके बाद ये आपका जो फंक्शनल एंडोमेट्रियम है, फंक्शनल एंडोमेट्रियम है, इसके अंदर चला जाता है। क्या होता है? फंक्शनल जो एंडोमेट्रियम है इसके अंदर चला जाता है। अब उसके बाद हमने देखा कि ब्लास्टोसिस है। ब्लास्टोसिस के बाद ये आपका जो ब्लास्टोसिस के चारों तरफ इनर दीवार की तरफ जो आपकी फैली हुई है इसको ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। अब ये ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है? ये अपने आप को तोड़ता है। अपने आप को तोड़ता है तो ये उंगली नुमा ये संरचना जो आप देख रहे हैं ये उंगली नुमा संरचना को बनाता है। और ये जो उंगली नुमा संरचना को बनाता है इसको क्या कहते हैं? इसको कोरियोनिक विली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरियोनिक विली कहते हैं। एक बार दोबारा समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फंबल हो गया था। देखिए ब्लास्टोसिस जो होता है मैंने आपको बताया था कि आपका अंडाशय में आता है। अंडाशय में आने के बाद जोना हेचिंग होता है। जोना हेचिंग का मतलब होता है कि जो अपनी बाहरी दीवार होती है, बाहरी परत होती है, इसको तोड़ने लगती है। बाहरी परत आपकी जब तोड़ती है और यह क्या होता है, यह आपका जो फंक्शनल एंडोमेट्रियम होता है उसके अंदर चला जाता है। और ये जब बाहरी आपकी दीवार तोड़ती है तो आपका जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ये ट्रोफोब्लास्ट जो होता है ये अंगुली नुमा संरचना बना लेता है। और ये अंगुली नुमा जो संरचना है इसको क्या कहा जाता है? कोरियोनिक विली कहा जाता है। और कोरियोनिक जो विली होता है यह क्या होता है? ये आपका इस जो दूसरी संरचना होती है एंडोमेट्रियम की, बोसल एंडोमेट्रियम के अंदर चला जाता है। तो हमने ये देखा कि जो आपका ब्लास्टोसिस है वो आता है गर्भाशय में, तो पहले फंक्शनल की तरफ जाता है और फंक्शनल के तरफ जाने के बाद ये जो आपकी ब्लास्टोसिस की दीवार है ये तोड़ती है। तो यहाँ पे कोरियोनिक विली बनता है। कोरियोनिक विली जो होता है ये आपका क्या आ जाता है? वेसल्स एंडोमेट्रियम में फिट हो जाता है। आपसे सवाल पूछता है कि जो आपका फंक्शनल एंडोमेट्रियम है इसमें कौन जाता है, इसके अंदर कौन जाता है? तो इसके अंदर जो ब्लास्टोसिस होता है उसकी जो बाहरी परत होती है तोड़ के वो जाती है। और आपसे प्रश्न पूछा जो आपका बेसल्स एंडोमेट्रियम होता है इसके अंदर कौन जाता है? तो इसके अंदर कोरियोनिक विली जाता है। यहां तक आप पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे, इस फिगर के माध्यम से आप समझे होंगे। और ये जो आप उंगली नुमा संरचना देख रहे हैं यही क्या है? यही आपका प्लेसेंटा है। क्या है? यही आपका प्लेसेंटा होता है। तो आप यहां तक समझ गए प्लेसेंटा होता क्या है। और ये जो कोरियोनिक विली होता है, कोरियोनिक विली क्या करता है? ये HCG हार्मोन्स बनाता है। क्या करता है? HCG हार्मोन्स बनाता है। और ये HCG हार्मोन्स क्या होता है? ये 6 सप्ताह तक कार्पस ल्यूटम को बनाए रखता है और नर भ्रूण को बनाने और विकास करता है और नर अंग का विकास करता है। अब हमने देखा प्लेसेंटा यहाँ पे बन गया। इस फिगर के माध्यम से आप प्लेसेंटा देख पा रहे होंगे। प्लेसेंटा का यहाँ पे आपका विकास हो गया। प्लेसेंटा जो आपका होता है ये प्लेसेंटा कहाँ पे रुकता है? प्लेसेंटा जो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार होती है इसके अंदर चला जाता है। प्लेसेंटा कहाँ पे रुकता है? जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है उसके अंदर होता है। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो आपका प्लेसेंटा होता है ये क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, ये कैसे कार्य करता है और कैसे कैसे पूरी प्रक्रिया को यह समाहित करता है। प्लेसेंटा के अगर हम बात करें तो प्लेसेंटा को ही पोषण की थैली कहा जाता है। प्लेसेंटा को क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा को पोषण की थैली कहा। इस प्लेसेंटा को ही पोषण की थैली कहते हैं और इसे ही आफ्टर बर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्लेसेंटा को ही पोषण की थैली कहते हैं, इसे ही आफ्टर बर्थ कहते हैं। दोनों चीजें इसी प्लेसेंटा को कहा जाता है। अब प्रसव के जो तीसरा चरण होता है, प्रसव के तीसरे चरण में गर्भाशय से बाहर निकलता है। कौन निकलता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? प्रसव के तीसरे चरण में गर्भाशय से बाहर निकलता है। प्लेसेंटा जो होता है ये फेटल कंपोनेंट और उसके बाद मेटर्नल कंपोनेंट से मिलके बना होता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 12 सप्ताह में प्लेसेंटा का निर्माण पूर्ण हो जाता है। 12 सप्ताह में जो यह प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा का निर्माण पूर्ण हो जाता है। और अगर हम इसके विषय में बात करें तो यह 470 से 500 ग्राम का होता है। क्या होता है? प्लेसेंटा का जो भार होता
प्लेसेंटा का भार कितना होता है? प्लेसेंटा का जो भार होता है वो 470 से 500 ग्राम का होता है। और इसके लोब की बात करें तो 15 से 20 लोब इसमें होते हैं। कार्डिलोडन की अगर हम बात करें तो प्लेसेंटा की यूनिट, अगर आपसे पूछे प्लेसेंटा की यूनिट किसे कहा जाता है तो कार्डिलीडोन को प्लेसेंटा की यूनिट कहा जाता है। यह गर्भाशय का 30% स्थान घेरता है। दोबारा से अगर हम देखते हैं प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा को पोषण की थैली कहा जाता है। इसे ही आफ्टर बर्थ कहा जाता है। प्रसव के तीसरे चरण में गर्भाशय से बाहर निकलता है और उसके साथ साथ 12 सप्ताह में प्लेसेंटा का निर्माण पूर्ण हो जाता है। 470 से 500 ग्राम का होता है। लोब की बात करें तो 15 से 20 लोब होते हैं। कार्डिलीडोन को प्लेसेंटा की यूनिट कहा जाती है। गर्भाशय का 30% स्थान घेरता है। वजन की बात करें तो गर्भस्थ शिशु जो होता है और प्लेसेंटा जो होता है इसका जो अनुपात है 6:1 के अनुपात में होता है। गर्भस्थ शिशु और प्लेसेंटा का जो अनुपात होता है वो 6:1 के अनुपात होता है, जो कि बच्चे की वजन का 15% होता है। 20 सप्ताह तक प्लेसेंटा का वजन बच्चे की वजन से अधिक होता है। कार्य की बात करें तो मैंने आपको बताया है कि प्लेसेंटा जो होता है ये पोषण प्रदान करता है। प्लेसेंटा जो होता है ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का निर्माण करता है। दोनों हार्मोन्स है। इन दोनों हार्मोन्स क्या होते हैं इसके विषय में आपको डिटेल जानकारी चाहिए। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स और एस्ट्रोजन हार्मोन्स इन दोनों के विषय में एक नोट लिख करके आप सभी लोग इसी ग्रुप में शेयर करेंगे कि आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या होता है। इसके विषय में जितनी भी जानकारी आपको है इसके विषय में आप एक लिख करके हमें अपने ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। तो इसका आपका काम यही हो गया है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स किसके विषय में आपको लिख के हमें देना है। तो कार्य में होता है कि यही आपका निर्माण करता है। कौन निर्माण करता है? प्लेसेंटा निर्माण करता है और बच्चों को पोषण प्रदान करता है। बच्चों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करता है। और जो आपका प्लेसेंटा होता है ये क्या करता है? ये बच्चे और माता के रक्त के बीच अवरोध का कार्य करता है। अब अवरोध कैसा? देखिए, हो सकता है कि जो आपका बच्चा है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो कुछ और है और जो माँ है उसका ब्लड ग्रुप और है। अब दोनों ब्लड ग्रुप और अधिक भिन्न भिन्न है। अब दोनों ब्लड ग्रुप एक साथ न मिल जाए इसका अवरोध करता है। कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। तो प्लेसेंटा का इतना बड़ा कार्य होता है। आपने सुना होगा जब मैंने रक्त का पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब अदर ग्रुप के रक्त दोनों मिल जाते हैं तो बहुत ही हानिकारक इससे होता है। और यही जो प्लेसेंटा होता है यही अवरोध करता है कि जो माँ का रक्त ग्रुप है और जो बेटे का रक्त ग्रुप है ये आपस में मिलने ना पाए। बच्चों में एंटीबॉडी आईजीजी भेजता है। कौन भेजता है? प्लेसेंटा के विषय में। ये सारी चीज़ें हो गई। अब प्लेसेंटा जो होती है इसकी कुछ जटिलताएं होती हैं, जो कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। बहुत सारे इसके विषय में थ्योरी भी है और इसके जो जटिलताएं हैं इसके विषय में हम पूरा थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आपका प्लेसेंटा होता है ये कभी कभी क्या होता है, इसका जो स्थान है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी जो आपका होता है मायोमेट्रियम के नीचे चला जाता है, कभी पैरामेट्रियम के नीचे चला जाता है। ये सभी दिक्कत होती हैं। आप यहाँ पे जो ये पहली दीवार देख रहे हैं ये क्या है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मायोमेट्रियम। और ये आप जो दूसरी दीवार देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है? इसको पेरीमेट्रियम कहा जाता है। अब क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है कभी कभी सर्विक्स के एकदम बिल्कुल ऊपर आ जाता है। और जब सर्विक्स के बिल्कुल ऊपर आ जाता है तो क्या होता है, जब गर्भनाल को प्लेसेंटा ढक लेता है। अब इसके जटिलताएं क्या है? जो यह प्लेसेंटा जो होता है जब ऐसी स्थिति में हो जाती है, जटिलता की स्थिति में हो जाती है तो प्रसव के दौरान बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी आ जाते हैं। तो यही इसके दिक्कत है। तो क्या होता है, कभी कभी यह जो होता है जो आपका गर्भनाल है उसके बिल्कुल ऊपर आ जाता है, गर्भनाल को ढक लेता है। जब गर्भनाल को ढक लेता है तो उसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। आप देखेंगे आपका पूरा जितना भी कार्य रहेगा, आप इस जॉब में आएंगे या फिर आगे भी जो कुछ भी काम करेंगे तो ये सभी प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको इस एग्जाम के लिए नहीं तैयार कर रहा हूँ, मैं आपको पूरे भविष्य में जितना भी आपको काम पड़ेगा सबके लिए तैयार कर रहा हूँ। और जब इतना बड़ा काम आपके लिए तैयार हो रहा है तो थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा। और इतने डिटेल तरीके से, इतने अच्छे तरीके से अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो आप हमसे बताइएगा।
ठीक है। तो जो आपका सर्विक्स होता है इसको ढक लेता है, तो इस ढकने की स्थिति को क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। और दूसरी स्थिति यह होती है कि जो ये प्लेसेंटा होता है, ये जो मायोमेट्रियल होता है उसके अंदर चला जाता है। मायोमेट्रियल जो दीवार होती है, ये पहली दीवार जो होती है इसको मायोमेट्रियम कहते हैं, इसके अंदर चला जाता है और इस अंदर जाने की स्थिति को प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं, प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं इस स्थिति को। दूसरी स्थिति होती है कि यह जो होता है जो मायोमेट्रियम के बिल्कुल अंदर चला जाता है। बिल्कुल अंदर जब चला जाता है, लेकिन जो आपका लास्ट दीवार है जिसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं उस तक नहीं जाता। जो आपका मायोमेट्रियम उसके पूरा अंदर चला जाता है, लेकिन जो बाहरी दीवार है पेरीमेट्रियम उसके अंदर नहीं जाता। उस स्थिति को कहते हैं इनक्रीटा। क्या कहते हैं, इनक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा कहते हैं। और लास्ट जो स्थिति होती है वो इसमें बिल्कुल जो लास्ट दीवार होती है वहाँ तक चला जाता है, जिसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। पेरीमेट्रियम जो आपकी दीवार होती है वहाँ तक चला जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा परकिटा कहते हैं। ये आज का पूरा वीडियो था। आज के इस वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया कि आपका जो प्लेसेंटा है वो कैसे बनता है, जो आपका एम्ब्रियो है वो कैसे बनता है, प्लेसेंटा के कार्य क्या है, प्लेसेंटा का वजन कितना है, प्लेसेंटा के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें भी हम डिटेल तरीके से ये सब कुछ और समझने का प्रयास करेंगे। इस पर हो सकता है कि एक वीडियो और आपको मिल जाए। तो इसकी इतनी डिटेल तरीके से हमको नहीं लगता है कि कहीं आपको प्रोवाइड हो पाएगा, इतनी डिटेल तरीके से कहीं आपको जानकारी मिल पाएगी। आप ये पूरा थ्योरी का सेक्शन है, पूरा अगर आप इसको समझेंगे, इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और एक बार अगर समझ में आ गया तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पूरे भविष्य में आपको कभी भी इसके विषय में परेशान आपको नहीं होना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा जरूर कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ साथ आज मैंने जो सवाल दिया है वो भी आप बताइएगा, एक कॉपी में लिख करके, एक पेज में लिख करके हमको भेज दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और समझ में ना आया हो तो एक बार या फिर 2 बार या फिर 3 बार या फिर 4 बार या फिर 10 बार, जितनी बार आपका मन करे उतनी बार आप इसको देख सकते हैं।